हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। फिलहाल मैं बता दूं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा सार्थक अंक। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं और सार्थक अंक के नियम को आज के इस वीडियो में भी हम जानने वाले हैं। याद रखेंगे, सार्थक अंक पहचानने को आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा इसको जरूर आप तैयार करेंगे और आसानी से हम आपको समझाएंगे जी, आसानी से। चलिए एक बात मैं बता दूं, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। और ये तांडव बैच में हम सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहां पे हमारा सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं जी। तो सार्थक अंक का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी माप में उसको यथार्थपूर्वक मापने के लिए जो अंक प्राप्त करते हैं वही सार्थक अंक होता है। मतलब अगर हम सिंपल में कहें तो यहां पे हमने लिख दिया है किसी भौतिक राशि, ध्यान से समझेंगे, किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंक को ही हाँ, अंकों की संख्या को ही सार्थक अंक कहते हैं। मतलब सिंपल सा बात है कि कोई भी भौतिक राशि है उसको यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए, अब बहुत सारे स्टूडेंटों को पहले यहीं से समझ में नहीं आ रहा होगा कि भौतिक राशि क्या है और यथार्थपूर्वक का मतलब क्या है। तो भौतिक राशि का मतलब क्या है, जैसे कि बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, ठीक है, वस्तु है, ये सभी भौतिक, मतलब ये सभी भौतिक राशि ही हैं। समझ रहे हैं, ये सब भौतिक राशि हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। जैसे कि द्रव्यमान है, आलू खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना 2 किलो आलू दे दीजिए, तो ये 2 किलो द्रव्यमान जो होता है, ये 2 किलो क्या है, द्रव्यमान ही तो है। आलू का द्रव्यमान 2 kg। तो द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ये सब भौतिक राशि है। तो मान लेते हैं समय को ही या लंबाई को ही, लंबाई एक भौतिक राशि है, तो हम कह रहे हैं किसी भौतिक राशि, जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, अदर बहुत सारी चीजें, तापमान हो गया, तो किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए, यथार्थ मतलब होता है प्योरिटी, प्योर रूप से हम उसको मतलब कितना है उसको हम दर्शाने के लिए, कि मान लेते हैं एक, ये मान लेते हैं एक, ये एक मान लेते हैं ये एक तार है, तो इस तार की लंबाई कितनी है, तो इस लंबाई मान लेते हैं इसकी लंबाई है 10 मीटर है इसकी लंबाई। तो किसी भी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए गए अंकों की जो संख्या होती है, तो अंक यहाँ पे कितने हैं जी, अंकों की जो संख्या होती है ना, वही हमारे सार्थक अंक कहलाएंगे। सपोज डेट मान लेते हैं कि ये हमारे तार है और इसका 15 मीटर ये है, ये 15 मीटर तार है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये तार की लंबाई है 15 मीटर, तो ये प्योरिटी है ना, बिल्कुल कंफर्म है कि 15 मीटर ही है। तो इसका यथार्थपूर्वक क्या हो जाएगा, यथार्थता क्या हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। तो हम कहेंगे किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए गए अंकों की संख्या, अंक यहाँ पे कितने हैं जी, ये तो 15 क्या है, संख्या है। अंक इसमें कितने हैं, तो एक 1 है, एक 15 है, सॉरी 5 है, तो अंक यहाँ पे 2 है, तो 2 अंक यहाँ पे हो जाएंगे। तो अंकों की जो संख्या होती है ना, अंक यहाँ पे कितने हैं, अंक है 2, तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अंकों की जो संख्या होगी वही सार्थक अंक कहलाएगा। समझ रहे हैं, मतलब अगर हम सारा मान लेते हैं एक चालक तार की लंबाई 15 मीटर है, ठीक है, तो 15 मीटर है, तो अगर पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है जी, सार्थक अंकों की संख्या। समझ रहे हैं, अगर मान लेते हैं एक चालक तार है, इसकी लंबाई सपोज डेट ऐसे मान लेते हैं कि 155 मीटर है, तो 155 मीटर अगर हो जाएगा, तो अगर 155 मीटर है तो वहां पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी जी, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी भौतिक राशि हो उसको यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए
उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या, उपयोग में लाए गए अंक जो है उसकी संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 हम लिख देंगे। तो यही 3 सार्थक अंक कहलाएंगे। समझ में आ गया ना, ये बातें हैं। तो एग्जाम्पल हम इसका पहले परिभाषा आप समझ के होंगे कि क्या यहाँ पे कहा गया। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता सकता हूं कि सपोज दैट यहाँ पे हमने लिख दिया 155 मीटर, सॉरी चलिए 155 ही यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसमें आपको बताना है सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। दूसरा और भी हम एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, 1055 हमने लिख दिया। तीसरा हम एग्जाम्पल दे दे रहे हैं यहाँ पे ये हमने लिख दिया है। चौथा हम एग्जाम्पल दे देते हैं। अब आपको बताना है यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या सभी में कितना है। अब आपको बताना है यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। आपको एग्जाम्पल से बता देना है, उदाहरण में समझ जाइएगा। यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कैसे पता करेंगे, तो ये एक करेक्ट मान है, यथार्थतापूर्वक मान है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। इसमें अंकों की संख्या कितनी है जी, 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। यहाँ पे अब दशमलव वाला हो गया, तो ये बताइए इसमें कितने होंगे जी, तो दशमलव से कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 2 है ना, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पे दशमलव है तो 1 2 3 है, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे याद रखेंगे दशमलव के बाद अगर लास्ट में अगर 0 आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 ही सार्थक अंक होंगे। अब क्यों ये 0 हट गया, ये सब हम आपको नियम जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा सार्थक अंकों के बारे में। फिलहाल आप इतना समझ जाइएगा कि इस तरीके से सार्थक अंक का पता लगाते हैं। अब ये इसका रूल है, इन सभी का रूल है कि कैसे पता चला यहाँ पे 3 ही होंगे, कैसे पता चला यहाँ पे 4 अंक है पर 3 ही सार्थक अंक होंगे। तो ये सब रूल में हम समझेंगे जी। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। एक और बात मैं बता दूं कि निश्चित और अनिश्चित अंक क्या होते हैं। तो एक मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे हमने लिखा हुआ है 35.5, तो ये हमारा एक सार्थक, मतलब ये हमारे पास एक हमने संख्या ले लिया है। तो दशमलव के बाद वाला, दशमलव के लास्ट वाला जो अंक होता है उसको हम कहते हैं अनिश्चित अंक, अनिश्चित अंक कहते हैं। और जो दशमलव से पहले वाले जो अंक होते हैं, जो संख्या होती है, इसको हम कहते हैं सार्थक अंक, सॉरी निश्चित अंक। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ के होंगे। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे ना, तो अब हम जान लेते हैं सार्थक अंक के नियम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हमें जानना है जी, सबसे ज्यादा यहीं से हमें सब चीजें, यहीं से क्वेश्चन हमसे पूछे भी जाते हैं। वास्तव तो यहीं से हमारा है जी। तो सार्थक अंक यहीं से हमें पहचानना पता चलेगा कि कैसे, कहां पे कैसे होगा। देखिए सबसे पहला रूल ये कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक, अशून्य मतलब जो शून्य ना हो, जैसे 155 हो गया, तो इसमें सभी अशून्य अंक है कि नहीं है जी, कोई शून्य है नहीं है, तो 1 2 3 यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, कोई भी अशून्य अंक शून्य नहीं है, सभी अशून्य अंक है, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो समझ गए, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक कहलाएंगे, चाहे वो दशमलव में ही क्यों ना हो, चाहे 155.7 ये ऐसे क्यों ना हो, दशमलव के बाद भी अगर अशून्य, मतलब कोई भी शून्य नहीं है, सभी अशून्य है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे भी सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। समझ गए ना, तो ये सार्थक अंक ऐसे हम क्या करते हैं, निकालते हैं। पहला ये नियम कह रहा है, अभी बहुत कंफ्यूजन होगा। दूसरा में हमें ये कह दिया, आप देखिए दूसरा रूल कहता है कि सभी शून्य जो दो अशून्य अंकों के बीच में होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। मतलब सभी शून्य जो दो अशून्य अंकों के बीच में होंगे वो सार्थक अंक कहलाएंगे।
जैसे कि इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं, तो एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे कि 2005 ऐसे हमने लिख दिया, तो यहां पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कैसे, तो यहाँ पे पहला रूल कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो ये एक अशून्य है, ये एक अशून्य है, तो 2 होना चाहिए। बट यहाँ पे 4 कैसे हो गया, इसलिए 4 क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि सभी शून्य जो दो अशून्य अंकों के बीच में होते हैं। तो देख लीजिए, एक अशून्य अंक ये है, एक अशून्य अंक ये है, और दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक आए हैं। तो जब शून्य अंक मतलब सभी शून्य अंक दो अशून्य अंकों के अगर बीच में आते हैं तो ये सभी सार्थक अंक कहलाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इतना हो गया। जैसे एक अदर एग्जांपल में दे दूं, तो जैसे कि यहाँ पे 2505 हमने लिख दिया है। तो देख लीजिए, दो अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आ गया है तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए जी, अगला हमारा तीसरा आता है कि सभी शून्य जो दशमलव के दाईं तथा शून्य अंकों के बाईं ओर होते हैं तो वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। यहाँ पे समझिएगा क्या कह रहा है, सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर तथा अशून्य अंकों के बाईं ओर होते हैं तो वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। समझ गए ना, तो ये हमारा तीसरा रूल कहता है, इसको आपको याद रखना है। सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर, देखिए इसका एग्जांपल से मैं समझाऊंगा तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पे दूं, जैसे अगर लिख दिया गया कि 0.025, तो यहाँ पे मैं पूछूं सार्थक अंक कितने होंगे, तो आप सिंपल सा देखिए, सबसे पहली बात रूल हमसे कहते हैं कि सभी शून्य यहाँ पे दो शून्य है, तो सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर हो, तो सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर, तो दाईं ओर यही ना है जी, तो दाईं ओर हो तथा अशून्य अंकों के बाईं ओर हो। तो अशून्य अंक ये दोनों है, अशून्य अंक इन दोनों के ये बाया ओर है, तो अशून्य अंकों के बाएं ओर भी जो शून्य होते हैं ना वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 1 1 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल में दे देता हूं, जैसे 0.0023 ऐसे हो गया, तो यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 ही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो ये बातें हैं जी। एक और मैं एग्जांपल से समझा दूं, जैसे 0.00, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या आप क्या बोल देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगी। बट ये जीरो को हम नहीं लेंगे। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ये 3 नियम समझ में आ गया होगा आपको। आ गया ना जी, आ गया, ठीक है। अगला अगला हमारा आता है सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंकों के दाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे अब इस नियम में, ये जो हमने तीसरा नियम कहा था, इसी नियम में फिर सुधार किया जा रहा है। और इसमें क्या कहा गया, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते हैं। दूसरी तरफ सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो सार्थक अंक होंगे यदि वे माप में हो तो, होंगे। ये आप याद रखेंगे। समझ में आया। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3500 हमने लिख दिया, ठीक है, तो 3500 यहाँ पे लिख दिया है ना, तो सभी शून्य शून्य यहाँ पे यही है, तो सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक यही है ना, तो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो तो वो सार्थक अंक नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे अगर सार्थक अंकों की संख्या हम कहें तो 2 ही होगा।
कौन, एक 3 एक 5, ये शून्य नहीं होंगे। परंतु यदि वे माप में हो, परंतु अगर यही 3500 ही हम लिखें और यहाँ पे मीटर हम लिख दें, तो अब यहाँ पे अगर मीटर हमने लिख दिया तो अब यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये माप में हो गया, ये मीटर में मतलब माप में हो गया। कोई भी मात्रक अगर हम लिख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सभी अब सार्थक अंक कहलाएंगे। तो वही लिखा जा रहा है कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो तो वो सार्थक अंक नहीं होंगे। परंतु परंतु यहाँ पे लिख रहा है दूसरी तरफ सभी शून्य जो अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो, अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर हो, सार्थक अंक होंगे। कब होंगे? यदि वे माप में हो, यदि वो माप में होते हैं तब। जैसे कि अगर तीसरा में एग्जांपल दे दें, जैसे कि अगर यहाँ पे लिख दिया गया, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 250, ऐसे हमने लिख दिया, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या ओनली 2 ही होगा। परंतु यहीं पे 250 के जगह पर अगर हमने लिख दिया 250 डिग्री सेल्सियस, ऐसे हमने एक मात्रक दे दिया तापमान का डिग्री सेल्सियस, तो अब यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो कोई ना कोई माप अगर हम दे देते हैं तो वो हो जाता है। एक और हम एग्जांपल समझा देते हैं, जैसे कि 500 हमने लिख दिया, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 1 हो जाएगा। परंतु परंतु अगर हमने 500 केजी लिख दिया, किलोग्राम, तो अब यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगा। समझ के होंगे ना? ठीक है जी। तो ये हमारा रूल आप समझ गए। तो ये रूल ये कह रहा है। अगला हमारा रूल ये कहता है कि 10 के घात को सार्थक अंक में शामिल नहीं करते हैं। मतलब ये है कि 3 इंटू 10⁻², अगर लिखा गया है तो 10 के घात को हम सार्थक अंक नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको तो छोड़ ही देंगे, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ओनली यहाँ पे सॉरी 3 नहीं 1 हो जाएगा। सार्थक अंक केवल यही हो जाएगा, तो ये हो गया। समझ रहे हैं? दूसरा एग्जांपल से अगर हम समझाएं, जैसे यहाँ पे 25 गुणे 10 के घात 10 हो गया, तो यहाँ पे ये तो 10 के घात को कोई हम लेते नहीं है, तो यहाँ पे ये 25 मतलब 2 यहाँ पे सार्थक अंक, 1 1 2, तो 2 यहाँ पे सार्थक अंक हो जाएंगे। मतलब कह रहा है कि 10 के घात को, 10 का कोई भी घात होगा तो उसको सार्थक अंक में शामिल नहीं करते हैं, सीधी बात। अगला हमारा अंतिम ये रूल कहता है कि मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मात्रक यदि बदल जाए तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कह रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं, यहाँ पे हम ये दे सकते हैं, मान लेते हैं सपोज डेट 20, मान लेते हैं सपोज डेट 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है, तो 20 मीटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आप कहेंगे नहीं सर, 0 की क्यों हम लेंगे? अरे भैया यहाँ पे पहले ही कहा गया था कि यदि वे माप में होंगे तो सभी को हम जोड़ेंगे। माप में यहाँ पे है ना, मीटर हमने दे दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। परंतु यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो ये अब 2000 हो जाएगा, क्योंकि 20 मीटर इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर होता है ना, तो ये अब 2000 सेंटीमीटर कर दिए। तो अब यहाँ पे कितना सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर माप है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 जैसे ही आपने कहा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल हमारे ये कहता है कि मात्रक बदल जाने पर, मात्रक देखिए इसका मीटर था, इसका सेंटीमीटर हो गया, तो मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं होता है, सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही कहने का मतलब है कि अगर 20 मीटर का 2 सार्थक अंक है तो इसी को अगर मीटर को सेंटीमीटर में भी आप चेंज कर दे तब भी सार्थक अंकों की संख्या 2 ही होगा। ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूं सार्थक अंक और सार्थक अंक के नियम आसानी से आपको समझ में आए होंगे। चलिए मैं इतना ही कहूंगा
कि क्लास 11 की हम बेहतर तैयारी कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी इतना मन लगाकर मेहनत कीजिए ना कि आप भी क्लास 11 में एक अच्छे नंबर से पास हो और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंट आए कि 11th में तो फोड़े ही हैं, 12th में भी हमें फोड़ना है। समझ रहे हैं ना? तो ये बातें हैं जी। अदरवाइज 12th में अगर आपको सच में 11th में आपको अगर टॉप करना है, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में आपको अपना नाम बढ़ाना है, अपने परिवार में, अपने अपने गांव में आपका नाम हो, अगर आप चाहते हैं तो 11th के लिए आपको क्या करना है? 11th में हम आपको मैं बता दूं तो क्लास 11th के लिए हमने टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं। ये आपको टॉपर नोट्स दिखाई दे रहा है। इस टॉपर नोट्स में पूरी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा, सभी इंपॉर्टेंट नियम, सिद्धांत, सब कुछ हम दे रहे हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं ना, पूरी किताब के जितने इंपॉर्टेंट निचोड़ हैं वो सब हम आपको दे रहे हैं। तो इस टॉपर नोट्स को क्लास 11th वाले जरूर लें और अच्छे से मेहनत करें। इसको पूरी तरीके से इसको मतलब घोल कर अपने अंदर पी लीजिए। अब मैं ये भी कह सकता हूं ना कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बशर्ते मैं आपको बता दूं कि ये टॉपर नोट्स ओनली 99 में दिया जा रहा है। मतलब अगर एक देखे तो 49 का, तो अगर दोनों आप लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों, तो एक अगर कोई लेते हैं तो वो 70 का पड़ जाएगा। परंतु अगर दोनों फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी लेते हैं तो वो 150 नहीं बल्कि ओनली 99 में आपको मिल जाएगा। तो इस नोट्स को लेने के लिए आपको एक नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो उस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहना है कि सर हमें क्लास 11th फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स चाहिए। ऐसे मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत नोट्स आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। इस नोट से अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री का हमने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, तो वहां से आप पढ़ाई कीजिएगा। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जी।